आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट कोटोना यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं एसके सर आप सभी को स्वागत करता हूं। जो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हमसे जितना अधिक से जुड़े, हम आपको सीटेट में 100% रिजल्ट करवाएंगे। आप मेरे भरोसा रखिए, आपको 100% रिजल्ट करवाएंगे। और तैयारी करिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए। एग्ज़ाम नज़दीक है आपको। हमारे बिहार में जो 7वां चरण के अंतर्गत में जो बिहार सरकार ने बीपीएससी के अंतर्गत में जो सुपर टेटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके लिए भी आप लोग जो विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट बन जाए। जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा आपको। अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ, देखिए कल से परसों तक सिलेबस आपको बिहार सरकार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं बीपीएससी के तहत, तो उसमें बहुत सारे अब सिलेबस में क्या क्या वो जोड़ा जाता है। अगर 150 पेपर का एग्ज़ाम लेते हैं तो 75 नंबर का जनरल पेपर रहेंगे और 75 नंबर का आपको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी शिक्षण कला से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तो उसमें शिक्षण कला तो ज़रूरी है, क्योंकि वह शिक्षा पे आधारित क्वेश्चन सब बनाई जाएगी और वह ज़रूरी है। तो उस पर हम लोग भी बहुत सारा कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको वह वीडियो बनाकर आप पे शेयर किया जाएगा, और अधिक से अधिक सारे विद्यार्थी इसको वीडियो को शेयर करेंगे और हर एक दोस्तों को अपने अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक देखेंगे। तो आज का जो सेशन है, जो जीन प्याजे का पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले जीन प्याजे में जो हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे और इनकी चरण के बारे में बताए थे। तो चरण जो है, इनकी 4 चरण बताई गई थी जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में आता है। तो संज्ञानात्मक विकास जिसको हम लोग मानसिकता या डेवलपमेंट क्या चीज़ है, उनके सिद्धांत क्या, उनकी प्रिंसिपल क्या है, ये सारी बात की जानकारी जो है हमने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में बताए थे। जीन प्याजे ही बहुत ही आपको नॉर्मल तरीका से बच्चों के बारे में बताते थे और उसी हिसाब से वो अपने सिद्धांत पर भी चर्चा किया, और सिद्धांत में कई तरह की ऐसे बातों का उल्लेख किया गया जो आज हमें बाल विकास में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान है जीन प्याजे का। और इनसे बार बार पेपर में आते हैं। आप ऐसा नहीं, देखिए हर एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में हुआ, हर सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है। तो जीन प्याजे आप छोड़िए नहीं इसका पढ़ना, बार बार इसको पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, इसीलिए बार बार इनको रिवीजन करिए। जितना अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, आप एक दूसरे दोस्तों को शेयर करिए और अपने जो इस चैनल का जो है उसको भी सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, जिसको अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास में आपको पहुंचे और प्रत्येक दिन नई नई वीडियो आपको मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 जीन प्याजे पढ़ने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए जीन प्याजे ने वो सबसे पहले कहा था कि जीन प्याजे ने आपको जो बताए थे, तो यह स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का 4 चरण में ये बात रखी थी। 4 चरण इसकी बताई गई थी। जो 4 चरण में हमने आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक में भी बताए थे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने हो गया संवेदी अवस्था, पूरी का अर्थ हो गया पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्ति का मतलब हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। की मतलब हो गया, आपकी अर्थ हो गया औपचारिक अवस्था, जिसको अमूर्त भी कहते हैं। तो आज की सेशन में जो स्टार्ट है, तो आप पढ़ेंगे अनुकूलन क्या होता है, समझिए। इनसे भी आपको क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं। अनुकूलन का अर्थ होता है कि देखिए स्वयं अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना चाहिए। जो बालक को कहा जाता है कि या जीन प्याजे का खुद अपने ही वातावरण के अनुसार, जैसा वहाँ की वातावरण उसी में बालक जो है ढल जाते हैं, उसी परिवेश में वैसा ही माहौल में वह ढल जाते हैं, उसे हम लोग अनुकूलन कहा जाता है। जीन प्याजे बहुत ही सटीक बात इसमें कही गई। जो बच्चे का विकास जो होता है, स्वयं जैसा माहौल, जैसा परिवेश, जैसा वहाँ के इन्वायरमेंट रहेंगे, उसी प्रकार से बच्चों का विकास होता है। स्वयं अपनी वातावरण के अनुसार ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। उन्हीं की 2 पार्ट बताई गई। देखिए एक समावेशन और एक हो जाता है समायोजन। तो देखिए इसमें कहा समावेशन में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, उसे हम लोग कहते हैं समावेशन। समावेशन से ही एक और शब्द आते हैं आत्मसातीकरण आते हैं। आत्मसातीकरण से वही बात का है, जो समावेशन की बात है वही आत्मसातीकरण की बात है। तो आप याद रखेंगे, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ
जोड़ा जाए। देखिए जैसे हम बच्चों को विद्यालय से पहले मातृभाषा यानी अपने परिवार में मातृभाषा के बारे में जानकारी देते हैं कि वो मातृभाषा क्या है, बच्चों को मातृभाषा के साथ में जोड़ करके उस समुदाय तक पहुंचाते हैं जो हमें विद्यालय तक के वो अंतर्गत में उसे पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ा जाए। तो हमने इसमें मातृभाषा यानी पहले पूर्व माने मातृभाषा जो पहले की जो बात है उनके साथ में हम नए नए विचार के साथ उसे ज्ञान के साथ जोड़ने की जो क्रिया करते हैं उसे हम कहते हैं समावेशन या उसे आत्मसातीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए समायोजन का अर्थ होता है कि समायोजन में कहा गया कि पुराने ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान से प्रारंभ करना, यानी पुराने ज्ञान का मतलब पहले की बात को छोड़ करके यानी पहले जो भी बात आपके साथ में घटी है उन सारे बच्चों को उस चीज को त्याग देते हैं जो बचपन में क्या था अब क्या, धीरे धीरे उसमें जब परिवर्तन आ जाती है तो पुराने बात को छोड़ देते हैं और नई नई बातों से प्रारंभ कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समायोजन कहा जाता है। तो प्रश्न में आपको शॉर्ट में ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न के अंत में संशोधन लगा रहे हैं, बदलाव लगा रहे हैं, परिवर्तन लगा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे आंसर क्या देना है, समायोजन देना है। तो आप इससे भी समझ जाएंगे कि संशोधन अगर रहे प्रश्न के अंत में और बदलाव अगर शब्द लिखा रहे तो आप समझ जाएंगे, या परिवर्तन लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें इनका आंसर क्या देना है, समायोजन। यानी क्वेश्चन पकड़ने का सबसे शॉर्ट तरीका, जो क्वेश्चन पकड़ने का सबसे शॉर्ट तरीका आप कहते हैं संशोधन लिखा रहे प्रश्न के अंत में, ये जो लिखा रहेगा आपको प्रश्न के अंत में लिखा रहेगा, प्रश्न के अंत में, ये प्रश्न के अंत में लिखा रहेगा या संशोधन या बदलाव या परिवर्तन लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह आपसे क्या है, तो समायोजन की बात। तो आपने ये समझ गए, तो अनुकूलन, समावेशन और समायोजन, तो 3 शब्द हमने पढ़े जिन प्याजे का, तो इनसे बहुत सारी आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। अब चलिए इन्हीं के साथ साथ धीरे धीरे हम लोग इसको आगे चलते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए जिन प्याजे के साथ में देखिए अगला पॉइंट आता है, ध्यान दीजिए। इसी में कहा जाता है साम्य धारण क्या होता है, साम्य धारण। देखिए साम्य धारण में कहा गया कि समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन करना वह साम्य धारण के नाम से जाना है। ये देखिए समावेशन और समायोजन, यानी समावेशन और समायोजन को बीच में जो संतुलन किया जाता है उसे हम लोग साम्य धारण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पेपर में आते रहता है, इसी को ध्यान रखेंगे। देखिए अगली पॉइंट पर पूछा जाता है इसमें जो अहं केंद्रित क्या होता है, अहं केंद्रित क्या होता है। देखिए इसमें कहा जाता है इको सेंटर, बालक खुद से बात करते हैं। इसमें आपको अहं केंद्रित कहा गया है, तो खुद से यानी इको सेंटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बालक अपनी बात को, यानी इसमें बालक क्या होते हैं, बालक जिद्दी हो जाते हैं, यानी अपनी बात को समझते हैं, दूसरे की बातों को नहीं। अगर उन्हें जो चीज जरूरी है तो उसे आपसे ये आपके पास क्या चीज है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उसे सख्त जरूरी है कि हमें अपनी पूरी होनी चाहिए। यानी खुद अपने बारे में, दूसरों के बारे में, खुद अपने हमें क्या जरूरी है उसके बारे में इसलिए इको सेंटर यानी खुद के बारे में जानने के लिए प्रेरित रहते हैं, इसे कहते हैं इको सेंटर या अहं केंद्रित कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट आ जाता है जीववाद क्या होता है, जीववाद। देखिए जीववाद का मतलब होता है, देखिए इसमें कहा गया था जीववाद में बालक के पास में कोई निर्जीव वस्तु आप छोड़ दीजिए तो वो निर्जीव वस्तु के साथ साथ में उसको क्या मान लेता है, वो सजीव मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना उसे हम लोग कहेंगे, निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना उसे हम लोग जीववाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें देखिए अगर कोई भी खिलौना ले, कोई अगर खिलौने की बात है, कोई यांत्रिक चीज है, यहाँ पे यांत्रिक चीज है, तो वह बालक समझ जाते हैं कि ये खिलौना जो है, चाहे वो खिलौना जैसे कोई गुड़िया हो गया
कोई गुड़िया, कोई कार, कोई गुड़िया है, कार है, अगर इस प्रकार की अगर ये वस्तु देते हैं तो वो समझता है क्या ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल है। जब तक इनमें यांत्रिक ऊर्जा होते हैं तब तक ये चलेंगे, इसके बाद में यह रुक जाते हैं। तो बालक इनको क्या समझ लेते हैं, जो ये गुड़िया और कार को यह सजीव प्राणी जान लेते हैं, कहते हैं यह सजीव प्राणी है, ये सजीव प्राणी है। इसीलिए वह चाहते हैं कि अगर कोई भी वस्तु को वह मान लेते हैं, वो सजीव मान करके उसे जो है कहता है अगर नहीं चल रहा है तो उसे दो बार तीन बार उसे पटक भी देते हैं, जिससे वह जो ये समझते नहीं हमें वैसा ही ये चीज है जो जिसमें यह लग रहा है कि उन्हें इसमें जान है। तो वस्तु को कोई भी वस्तु अगर है तो उसमें यह कहा कि अगर निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना ही क्या कहलाता है, जीववाद कहलाएगा। निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना ही जीववाद कर, जैसे गुड़िया, कार, कई तरह कई तरह के ऐसे वस्तुएं हैं जिनको वह वस्तुओं को निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं, उसे कहा जाता है जीववाद कहते हैं। तो आपने जीववाद की कहानी समझ गए। देखिए अगली बात चलेंगे, जीववाद के बाद देखिए अगली पॉइंट चलेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट ध्यान देंगे कि अगर जीववाद के बाद में देखिए आता है वस्तु अस्थाई। वस्तु अस्थाई तत्व क्या होता है, देखिए वस्तु अस्थाई में कहा गया था, सबसे पहले कहा वस्तु अस्थाई क्या होती है। देखिए इसमें बालक क्या करता है, जैसे छिपी हुई वस्तु को, इसका अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना, ढूंढ कर निकाल देना। देखिए छिपी वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना। देखिए जैसे कोई भी बालक इसमें जो होता है, अगर कोई भी बेड है या कोई भी अगर वस्तु है इसके पास में कोई भी वस्तु है, तो यहाँ पर जब बच्चा सोए हुए रहते हैं तो बगल में अगर जैसे कोई वस्तु रखती, जैसे हमने मोबाइल रख दिए, अगर मोबाइल देखिए जब बच्चा उठते हैं तो वो पूछा जाता है कि मोबाइल है कहाँ पर, तो मोबाइल यहाँ से कहाँ गया, तो बच्चा क्या करता है कि हम बोल दे कि नहीं यहाँ से नहीं है, तो बच्चा समझ नहीं ये वस्तु यहीं पर है और इसे ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह सबसे पहले जीन पियाजे ने इस बात को संवेदी चरण में ये बात की उल्लेख किया गया है कि वस्तु छिपी वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना, इसे हम लोग कहते हैं वस्तु अस्थायी तत्व कहा जाता है। तो आपने समझ गए कि छिपी वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना क्या कहलाएंगे, वस्तु अस्थायी तत्व कहलाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी बात को ऐसे रहेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए अगली पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए जैसे और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जैसे आपसे पूछ देगा केंद्रीयकरण क्या होता है, केंद्रीयकरण। देखिए केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर फोकस करना। जैसे एक बालक ने इसमें क्या कहता है आपको सुनिए, देखिए कोई एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पे कोई बालक ने अपने घर जाते हैं तो यह कहा जाता है कि वहाँ पे जब देखिए एक रास्ता रहते हैं घर जाने के लिए, यहाँ पे पिताजी हैं और यहाँ पे बालक है। वह कहता है कि अगर इस वस्तु के साथ यानी इस कहा कि अगर पिताजी ने कहा इस बालक से कहा तुमको एक ही यहाँ पे देखना कि कोई आए ना, तो वह क्या करते हैं गेट पर ही खड़ा रहते हैं। और जब ये गेट पर खड़ा रहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक कुत्ता घर में प्रवेश करके सारे वस्तुओं को वो खा लेते हैं, सारे वस्तु खा लेते हैं। वो उनके पिताजी जब बाजार से आते हैं कहीं से आते हैं तो वो बालक से पूछे ऐसा क्यों हो गया, कि आप तो हमें बोले थे कि एक सेंटर में ही खड़ा रहने के लिए। अब जब एक सेंटर की बात कहा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीयकरण कहा जाता है, यानी किसी एक बिंदु पर ध्यान देना, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीयकरण। किसी एक बिंदु पर ध्यान देना उसे कहते हैं केंद्रीयकरण। आप समझिए कि जब कोई बालक हम कोई एक शब्द बोलते हैं या कोई काम बोलते हैं तो कोई एक ही वस्तु पर ध्यान देंगे, दूसरे वस्तु पर ध्यान नहीं देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीयकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली पॉइंट चलेंगे। अब चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि अगर इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए ऐसे आ जाएगा अपलटावी
अविलोम्यता, 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 अनुकर्मणशीलता, अनुकर्मणशीलता, अनुत्क्रमण। अगर इस प्रकार के अगर शब्द रहेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी अक्षर को या किसी जैसे हमने किसी जैसे अ को मिटा देंगे या इसको मिटा के बोले फिर से अ बनाओ, तो किसी भी अक्षर को बनाने में उसे क्या होता है, असमर्थ हो जाता है, असमर्थ होने लगता है, वो असमर्थ हो जाते हैं। और किसी भी वस्तु को अगर कोई भी अक्षर हम लिख देते हैं तो उसे बनाने में उसे असमर्थ हो जाती है, उसे अपलटावी, अविलोम्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर जैसे हमने यहाँ पर देखिए 4 को यहाँ पर चित्र बना दिए, 4 को, इसको देखिए उल्टा करके बना दिए, तो इसको अगर कहेंगे फिर ऐसा ही बनाकर ये दिखाओ, ऐसा जो है इस प्रकार से बनाकर दिखाइए, तो बच्चा क्या होता है, असमर्थ हो जाते हैं, वो असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। तो हमने जीन पियाजे का ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ने आपको बता दिए, और इनसे रिलेटेड हमने इनकी चरण में जो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि एक एक चरण में क्या क्या बात हो कहा था। तो चलिए हमने चरण की बात करते हैं और चरण में क्या क्या विशेषता इनकी बताई जाती है। चलिए ध्यान देंगे सभी को। देखिए जीन पियाजे के जो चरण है ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके द्वारा संज्ञानात्मक अर्थ होता है मानसिकता विकास, मानसिकता विकास। देखिए इसके द्वारा हमने आपको बताए थे शॉर्ट ट्रिक, इसे नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। चलिए तो हमने इससे एक एक करके पढ़ते चलते जा रहे हैं। तो चारों चरण को डिटेल्स में बताया था। जैसे निर्माण खोज का सिद्धांत पूछे कौन दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। तो इसी प्रकार से सक्रिय या निर्माण की बात चर्चा करेंगे तो वो जीन पियाजे ने कहा था। देखिए एक पॉइंट आप याद रखेंगे, विचार और भाषा के बारे में चर्चा पूछेगा। जो विचार और भाषा कौन दिया था, तो जीन पियाजे। याद रखिएगा कि पहले उसने कहा कि बालकों में पहले विचार आती है, यानी चिंतन करना। पहले कहा गया कि बालकों में पहले चिंतन आती है, यानी कोई चीज को चिंतन करना वो सीख जाते हैं। जब चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक है कि मानसिकता की बात कही जाएगी। जब मानसिकता की बात है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज को समझ जाते हैं कि पहले हमें चिंतन करेंगे तो उसके साथ में भाषाओं का विकास होगा। तो चिंतन के साथ साथ में जो भाषा की जो परिवर्तन आ जाएगी, हम लोग उसे कहेंगे, जो हमें विचार और भाषा के बारे में जो चिंतन करने की बात कही गई, और जीन पियाजे ने आपको कहा था। आप इसी में कहेंगे, जब वैगोस्तिक ने इसी बात का जब पढ़िएगा वैगोस्तिक, तो इसने कहा था, वैगोस्तिक ने भाषा विचार होता है, ये आपको वैगोस्तिक ने कहा था। ये वैगोस्तिक का कहना था। याद रखेंगे कि भाषा विचार पूछेंगे तो वैगोस्तिक, विचार और भाषा पूछेंगे तो जीन पियाजे। अब देखेंगे इसमें सबने पूरी की मूर्ति याद। तो संवेदी अवस्था की कहानी समझेंगे। देखिए संवेदी पेशीय, संवेदी पेशीय इसको कहते हैं इंद्रजनित, इंद्रगामक। ये सभी जो 0 से 2 वर्ष की बात आ जाती है, 0 से 2 वर्ष का। देखिए इनमें क्या था, देखिए पहला में कहा गया अनुकरण करना। दूसरा में कही गई वस्तु अस्थाई तत्व कहा गया था। इसकी में कहा गया था आपको जो मूल प्रवृत्त्यात्मक का अर्थ होता है। अब देखिए अगला कहा गया था इंद्रियों के द्वारा अधिगम, इंद्रियों
के द्वारा अधिगम, इंद्रियों के द्वारा अधिगम, मानसिक चित्रण, प्रति। अब देखिए अगली इसी में कहा जाए, बहुत सारा ऐसे पॉइंट आते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा ऐसे पॉइंट आएंगे कि आपको बार बार इससे क्वेश्चन सब आते रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारा मेंटेन आपको करना पड़ेगा। देखिए इस साथ एक और पॉइंट आता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रावर्ती क्रिया, प्रावर्ती क्रिया, प्रावर्ती क्रिया। अब देखिए सबसे पहले है कि इसमें क्या क्या शब्द कहा गया, किस प्रकार है, ये बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि इसमें हमें जो जिन प्याजे ने जो हमारी बात कही थी, तो ये कौन कौन सी बातों को उल्लेख किया था। तो देखिए सबसे पहले जो संवेदी में क्या क्या बात है, तो संवेदी के बारे में चर्चा किया था कि संवेदी में क्या क्या चीज़ होती है। देखिए अनुकरण का अर्थ क्या होता है, तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। तो बच्चा कोई भी शब्द को नकल करके अधिक से अधिक आपको सिखाया जाता है, उसे नकल करके प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा आते हैं। देखिए वस्तु अस्थाई हमने बताया था आपको, जो बच्चे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना, वस्तु अस्थाई कहलाता है। देखिए मूल प्रत्ययात्मक का अर्थ क्या होता है, मूल चीज़ हो गया, जैसे देखिए मूल का मतलब होता है जन्मजात, वो जन्मजात भाषा कौन कौन सा है, तो अपने मूल भाषा जो जन्मजात होते हैं, तो उन चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मूल भाषा जो जन्मजात होता है, जैसे इसमें याद रखना है, जैसे चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सभी हो जाती है आपको मूल प्रत्ययात्मक भाषा, यानी चिल्लाना, रोना, हंसना सभी हो जाते हैं मूल प्रत्ययात्मक भाषाएं, यानी ये जन्मजात भाषा होती है, इसमें कहा गया था। देखिए इंद्रियों के द्वारा अधिगम, इंद्रियों माने क्या, अपने इंद्रियों के द्वारा, यानी अपने आँख का नाक के द्वारा जो बच्चा कोई चीज़ को स्पर्श यानी समझना से देख कर वो समझ जाते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा वह देख कर समझ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंद्रियों के द्वारा अधिगम, ध्यान रखेंगे। देखिए मानसिक चित्रण का मतलब क्या, अपने क्या करते हैं, वो मानसिक रूप में, वो मानसिक जिस वस्तु को देख लेते हैं, वह बच्चा को, जैसे अब चॉकलेट है, कोई पेन है, कोई वस्तु का अगर आप दिखा देते हैं, तो बच्चा उसी प्रकार से वह दिमाग में मानसिक चित्रण होने लगता है आपको। देखिए प्रावर्ती क्रिया, कोई भी क्रिया को बच्चे को देते वो कोशिश करना शुरू कर देता है, वो कोशिश करना, प्रावर्ती माने वो कोशिश करने की क्रियाएं हो जाती है। तो आपने ये पढ़े संवेदी, पेशीय अवस्था, इंद्रजनित अवस्था, इंद्रकामक अवस्था में आपको ये सारे चरण जो है इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चलेंगे अब अगला पॉइंट आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो पूर्व संक्रियात्मक में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज है उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगली पॉइंट, अब हम लोग चलेंगे पूर्व, बताया था आपको पूर्व वाली बात, पूर्व यानी दूसरा नंबर में पूर्व संक्रियात्मक। देखिए पूर्व संक्रियात्मक में जो 2 से 7 वर्ष, देखिए पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष में कई तरह की ऐसे बातों को उल्लेख करता है। तो जिन प्याजे को ध्यान रखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब देता है, तो हमें हर एक प्रकार का जो वस्तुएं हैं उस पर भी ध्यान देना है, उसे किस किस प्रकार के ध्यान रखना उस पर भी आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। जो आपको लगे कि हमें एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रही है, तो उनको भी आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, और बार बार क्वेश्चन को एक से अधिक क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए सबसे पहले कहा गया, देखिए तो हम लोग चलेंगे इसमें, देखिए जैसे इंद्र जैसे आपने पढ़े अहम केंद्रित के बारे में, चलिए हाँ अहम केंद्रित दूसरा नंबर में है प्रतीकात्मक, जैसे प्रतीक चिन्ह सब के बारे में, प्रतीक चिन्ह सब के बारे में। तीसरी में कहा गया अविलोम्यता, अपलटावी
अपलटावी, अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमण। देखिए यह सभी आ जाते हैं आपको पुरुष संक्रियात्मक में आ जाते हैं, ये सभी आ जाएंगे आपको पुरुष संक्रियात्मक में। देखिए अगला आ जाएंगे संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव जो हम लोग जैसे आकृतियाँ सब जो बनाते हैं, जैसे आकृतियाँ कोई बनाइएगा तो इसमें बच्चा जो होता है आकृतियाँ को समझ नहीं पाते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब है कि केंद्रीयकरण, आपको केंद्रीकरण, जो हमारी केंद्रीकरण की बात जो कौन कौन सा कहा गया तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला है जीववाद। जीववाद के बारे में भी जैसे गिनती, वर्णमाला, गिनती, वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत, क्रम की शुरुआत। एक और पॉइंट समझ जाएंगे, दूसरों के विचार, दूसरे के विचार या दृष्टिकोण को न समझ पाना, कोण को न समझ पाना। अब देखिए इनको थोड़ा सा समझ जाएंगे कि जैसे आपने इसमें पढ़े कि देखिए पुरुष संक्रियात्मक का क्या कहा गया कि 2 से 7 वर्ष, पुरुष संक्रियात्मक में कहा गया कि 2 से 7 वर्ष में बहुत तरह की बातें क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए पुरुष संक्रियात्मक जो जीन पे आ जाएगा 2 से 7 वर्ष हो जाए। और केंद्रित का अर्थ हो गया इको सेंटर, यानी खुद अपने बारे में, बालक खुद स्वयं अपने बारे में ही चर्चा करते हैं, न कि दूसरे बारे में चर्चा, यानी खुद अपनी बारे में, दूसरे के बारे में, जो अगर जो चीज़ जरूरी है वो किसी न किसी प्रकार में आपसे अध्ययन कर लेंगे या किसी न किसी प्रकार में आपसे वह पूर्ण रूप से ले लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग जिद्दी बालक, इको सेंटर कहा जाता है इसे। देखिए प्रतीकात्मक, जैसे कोई प्रतीक चिन्ह हो गया किसी संकेत को, वो संकेत को जैसे जोड़, घटाव, गुणा, इस प्रकार की बातों को समझने लगता है, उसे कहते हैं प्रतीकात्मक, यानी वह स्टार्टिंग कर देता है, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगते, कोई भी चीज को प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। अविलंबता या अपलटावी, अनुत्क्रमणशीलता या अनुत्क्रमण रहेगा। तो देखिए किसी भी अक्षर को आप लिख दीजिए, अगर उसे डब्लू लिख दे फिर मिटा देंगे डब्लू को, फिर कहेंगे कोशिश करो कि डब्लू कैसे बनेगा, तो बनाने में कोई भी अक्षर को क्या हो जाता है, फिर ऐसे कहेंगे बनाने के लिए, तो बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बना पाते हैं, उसमें जिज्ञासा नहीं हो पाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ये अविलंबता। किसी भी अगर व को कहेंगे क बना दिया, फिर कहेंगे अगर व को मिटा दिया क फिर से बना के दिखाओ, तो वह क को बनाने में, व को क बनाने में बालक असमर्थ हो जाती है, वो नहीं बना पाते। तो यह सारी गुण जो पाई जाती है अविलंबता और पलटावी, अनुक्रमणशीलता या अनुत्क्रमण कहा जाता है। देखिए संरक्षण का अभाव में कहा गया था, जैसे कोई आकृति बनाई जाती है, हमने कोई भी अगर आकृति यहाँ बनाते हैं, और कोई भी अगर वर्ग बना देते हैं, कोई भी अगर त्रिभुज बना देते हैं, कोई भी अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, अगर कोई भी अगर स्क्वायर, अगर हमने इसको मिटा दिया जाए, अगर इसको ही मिटा दिया जाए, फिर से कहेंगे ऐसा बना कर दिखाओ, तो और किसी भी आकृति को बनाने में, कोई भी आकृति बनाने में बालक क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है और नहीं बना पाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी आकृति को बनाने में, आकृति में बालक हो जाते हैं, आकृति में असमर्थ हो जाते हैं, वो आकृतियाँ नहीं बना पाते हैं, तो वह सभी हो जाते हैं संरक्षण के अभाव में। देखिए केंद्रीकरण क्या होती है, किसी एक बिंदु पर आपको फोकस करना चाहिए, जो बालक किसी एक केंद्र पर महत्वपूर्ण रूप से किसी एक बिंदु पर ही फोकस करेंगे, उसे हम लोग केंद्रीकरण कहेंगे। देखिए जीववाद आपको बता दिए, जीववाद क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना, उसे हम लोग कहते हैं जीववाद। जो कोई भी अगर खिलौना जैसे कार है, गुड़िया है, अगर इस प्रकार की कोई भी वस्तु अगर उसके पास में यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल वाला है, तो वह अगर जितना, जब तक उनमें एनर्जी यानी रहेंगे, यानी यांत्रिक ऊर्जा रहेगा, वहां तक चले, इसके बाद रुक जाते हैं। तो बच्चों को यह पता चल जाते हैं कि इसमें क्या है, तो जान है, इसीलिए कहते हैं हम लोग जीववाद। तो निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना ही क्या कहलाएंगे, जीववाद कहलाता है। देखिए गिनती, वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत।
देखिए जैसे बच्चे काउंटिंग करना हमने सिखा देते हैं, काउंटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। वर्णमाला क्या है, शुरुआती क्रम में ये शुरू कर देते हैं आपको पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। दूसरे के विचार या दृष्टिकोण को न समझ पाना, जैसे आपकी वह विचार आप क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बातों को कोई अवहेलना क्या है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं रहता, वो खुद अपने आप कोई चीज को समझते रहता है कि अगर ये बात क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क उसे नहीं पड़ता, खुद अपने धुन में बालक रहते हैं, इसीलिए दूसरे के विचार या दृष्टिकोण को वह न समझ पा रहे, आपकी बातों को वह नहीं समझ पाते हैं, वो अपने ही धुन में रहते हैं, इसलिए दूसरे के विचारों पर वह ध्यान नहीं दे पाते। यानी उम्र के अनुसार यानी इनकी जो योग्यता है 2 से 7 वर्ष। तो आपने समझ गए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगली पॉइंट चलेंगे हम लोग, मूर्त क्या होती है। देखिए अगला चलेंगे मूर्त संक्रियात्मक। देखिए मूर्त वाला में तीसरा नंबर में है मूर्त, इसी को कहते हैं हम लोग ठोस, इसी को कहते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक मूर्त, ठोस, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, जो 7 से 11 वर्ष हो जाता है, 7 से 11 वर्ष। तो बहुत सारा की ऐसी बातें हैं। देखिए तो हम लोग आगे चलेंगे, अगला पदान क्या है। देखिए इसमें जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, जैसे विलोम्यता, कर्मणशीलता, और इस प्रकार की बात भी आ जाती है। इसमें जो संरक्षण आ जाते हैं, संरक्षण आ जाता है। इसके बाद में क्रम जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी बात समझ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसका भी उल्लेख करने लगते हैं। अब इसके बाद में श्रृंखला क्या है, तो वो श्रृंखला के बारे में भी चर्चा करने लगते हैं, श्रृंखला क्या है। उसके बाद वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण भी करने लगते हैं। इसके बाद तार्किक चिंतन प्रारंभ पूछा जाए कि अगर तार्किक चिंतन प्रारंभ भी होने लगते हैं आपको। इसके बाद में तार्किक चिंतन के साथ साथ में उसे समानता और अंतर क्या है, समानता और अंतर में भिन्नता भी पता हो जाती है। ये सब सारी चीजों को जो ध्यान देखिए, अब थोड़ा सा समझ जाइए। अब देखिए ध्यान देना है कि मूर्त माने क्या होता है, कोई भी ठोस वस्तु को, जैसे हमने कोई भी ठोस वस्तु को देख लेते हैं, यानी कोई भी चीज को किस प्रकार देखा जाता है, कैसा है, किस प्रकार की है, यह सारी बातें आपको बताई जाती है। तो अनौपचारिक रूप से जो हमें व्यवहारिकता के माध्यम से जो बच्चों को हम दिखाकर स्पष्टीकरण कर सकते हैं, जैसे आप किसी वस्तु, जैसे पेन है, हमने पेन को आपको पेन दिखा रहे हैं, जैसे कोई वस्तु के बारे में चर्चा करें, उस वस्तु को आप देखकर स्पष्टीकरण अगर बालक कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मूर्त चीज। यानी मूर्त माने कोई वस्तु को दिखाई देना, ठोस माने कि जो स्पष्ट, जो सामने हमने उस चीज को देख सकते हैं। अनौपचारिक जैसे लिखा है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट, सीधी रूप में जो बच्चा 7 से 11 वर्ष में उनकी मानसिकता डेवलपमेंट हो जाती है, यानी धीरे धीरे परिवर्तन, यानी चरण बाय चरण उनका बढ़ते गई योग्यताएं, और इसका धीरे धीरे उसमें योग्यता भी बढ़ी और मानसिकता में भी विकास होते गई आपको। अब देखिए क्या विलोमिता, यहाँ पे किसी भी अक्षर को हमने अगर उसे हटाकर भी लिख देंगे तो वह अक्षर को लिख देते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज को वह अपने मानसिकता के द्वारा वह लिख लेते हैं। विलोमता रहे, कर्मणशीलता रहे, किसी भी अक्षर को उल्टा देंगे, सुलटा देंगे तो वह लिख कर दिखा देंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में विकास हो चुकी है। विकास ही एक महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा महत्वपूर्ण के होता है, और विकास ही उसके माध्यम से बच्चों में धीरे धीरे योग्यता का माध्यम से बढ़ जाते हैं,
और ये विलोमता, कर्मशीलता कई रूप में यह विकास होने लगता है। देखिए संरक्षण क्या, जैसे अब देखिए कोई भी अगर अगर आपने आकृति को कुछ भी करके बना दीजिए, ऐसे है जैसे वर्ग है, इसको काट कूट के बना देंगे, फिर कहीं बच्चों को बनाकर दिखा दीजिए तो वो बनाकर दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता विकास हो चुकी है। अब मानसिकता विकास होना ही क्या कहलाएगा, आपको संरक्षण कहलाती है। और संरक्षण ही के रूप में ठोस है, मूर्त है, कई रूप में इसे बच्चों को डायरेक्ट सीधी रूप में दिखा दिया जाता है। अब करें कि क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में अगर बच्चे अपने क्रमबद्ध यानी इसको बड़ा छोटा कौन है, छोटा बड़ा कौन है, इनको भी बालक सीख जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए गणितीय संक्रियता जैसे जोड़ घटाव, जैसे गणितीय संक्रिया का अर्थ हो गया कि जोड़ घटाव के बारे में भी जान पाते हैं कि जोड़ घटाव में क्या क्या है, तो जोड़ घटाव करना भी बच्चे जो गणितीय संक्रिया भी सीख जाते हैं। लेकिन श्रृंखला, श्रृंखला माने क्या, कोई भी अगर सीरीज में लिखा गया, कोई अगर सीरीज में लिखा गया, उनका भी जो उद्देश्य, उनकी भी मानसिकता विकास हो जाती है। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, हमने कोई भी चीज को बांट देते हैं यानी अलग अलग कर देते हैं, उसे भी कहते हैं वर्गीकरण। तार्किक चिंतन का प्रारंभ करना यानी क्या, बच्चे कोई भी तर्क वितर्क करने की जो प्रारंभिक हो जाते हैं, तार्किक चिंतन स्टार्टिंग हो जाती है, जिससे बच्चों में अधिक से अधिक मानसिकता में परिवर्तन होते हैं। तार्किक चिंतन तर्क वितर्क कोशिश करने लगता है, वो प्रारंभ करने लगता है। समानता और अंतर, ये क्या चीज में समानता और अंतर, यानी समान को सही यानी कौन समान और अंतर में, यानी समान स्तर की कौन चीज है और भिन्न स्तर की कौन है, दोनों चीजों को बालक क्या करते हैं, समझ पाते हैं। वह चीज समानता और अंतर में क्या भिन्नता है, दोनों में यह सटीक रूप से जान पाते। तो आपने समझ गए मूर्त और ठोस के बारे में। मूर्त ठोस जिसे हम अनौपचारिक या प्रत्यक्ष कहा जाता है, इस अवस्था मूर्त या ठोस अनौपचारिक या प्रत्यक्ष अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो 7 से 11 वर्ष होता है। चलिए देखिए अगली पॉइंट है इसमें, अगला लास्ट चौथा चरण देखिए। देखिए चौथा चरण में क्या कहा गया, जिसे हम लोग कहते हैं अमूर्त, अमूर्त या उसे कहते हैं औपचारिक, उसे कहते हैं औपचारिक या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था भी कहा जाता है, जो 11 वर्ष से अधिक यानी 15 वर्ष ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे देखिए तार्किक चिंतन करना, जैसे आ जाए तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, परिकल्पना। अब देखिए बहुत तरह के ऐसे हमें क्या, एक से जिम्मेदारी, कई तरह के आपको अपसारी, अभिसारी, जो अभिसारी नहीं अपसारी वाला बात, अपसारी चिंतन तो लिख दिए। जैसे सृजनशील बालक भी आ जाएंगे। देखिए सृजन यानी क्या, उनकी मानसिक तार्किक रूप से, तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से तर्क वितर्क करने लगता है। यानी अमूर्त माने क्या होता है, कल्पना करना, जैसे कल्पना करना। अनौपचारिक देखिए औपचारिक है ये, यानी औपचारिक में जो नियमबद्ध बच्चों को बताई जाती है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से बताई जाती है, यानी कल्पना करके अपनी मानसिकताओं में कल्पना करके वो चीज को वह समय धीरे धीरे वो कल्पना करने लगते हैं, वो चिंतन करने लगता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो तार्किक चिंतन की बात पूछे, प्रारंभ तार्किक चिंतन का जो आरंभ पूछा जाएगा तो मूर्त संक्रियात्मक आंसर दीजिएगा, और सीधे डायरेक्ट मुझे तार्किक चिंतन वाली बात पूछेगा तो देंगे अमूर्त वाली बात। तो याद रखेंगे अमूर्त चिंतन माने हम लोग किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, और कल्पना करना ही क्या कहलाएंगे आपको, अमूर्त चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन माने क्या होती है, एक से अधिक, जैसे सृजनशील बालक आ गया, प्रतिभाशाली बालक आ गया, जैसे एक से अधिक हो गया, स्वतंत्र बालक हो गया, मौलिक चिंतन आ गया, सभी अपसारी चिंतन के अंतर्गत में आते हैं। एक से अधिक बातों की जब प्रेरणा हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन। यानी व्यक्ति तो एक होते हैं, देखिए इसमें व्यक्ति एक होते हैं, व्यक्ति एक होते हैं, लेकिन काम अनेक होता है,
इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, परिकल्पना करना, हमने कोई बात चिंतन करते हैं, जो हमारी कल्पनाएं कैसे है उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, यह सारी बात बताई जाती है अमूर्त चिंतन में औपचारिक रूप से। सृजन की बात कहा जाए, जैसे सृजन वाले बालक को, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, एक से अधिक विचार करते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं कौन सा चिंतन है, उसे अमूर्त अवस्था में ये सभी जो आ जाते हैं सृजन, जो औपचारिक चिंतन में आ जाते हैं, जो अमूर्त या औपचारिक के या अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा या अप्रत्यक्ष अवस्था कहिए इसे, या औपचारिक अमूर्त अवस्था के नाम से जाने, जो 11 वर्ष से अधिक हो जाते हैं। तो हमने जिन प्याजे की 4 चरण के बारे में डिस्कस किए, और इनके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएंगे, बार बार ये पेपर आने वाले, इस सबसे प्रश्न आती है जो चरण है। तो और चलिए एक आध पॉइंट और हम लोग इनको समझ जाते हैं। जैसे देखिए, स्कीमा क्या होती है, स्कीमस क्या है, चलिए देखिए स्कीमा और स्कीमस क्या है उनको भी देखिए। अब देखिए स्कीमस क्या होती है, स्कीमस मानसिक संरचना। देखिए स्कीमा में चलेंगे, स्कीमा, हाँ स्कीमा मानसिक संरचना के पैटर्न में जोड़ना। तो जोड़ने की बात देखिए, जो हमारे मानसिक संरचना में जो जोड़ा जाता है, लिखा रहता है प्रश्न में कि मानसिक संरचना के पैटर्न में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया हो जाती है वो सभी हो जाती है, आपको स्कीमा कहलाता है। देखिए स्कीमस में क्या कहता है, स्कीमस में किसी भी कार्य को बार बार दोहराना क्या कहलाएंगे, स्कीमस कहलाता है। किसी भी कार्य को बार बार दोहराना स्कीमस। जैसे कोई भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म का, जैसे घर पे डेली उनको तैयार करके डेली पहुंच, जैसे आप प्रत्येक दिन कोई ना कोई आप पढ़ाई स्टडी करते हैं, अभी आपकी तैयारी है, लगातार आपकी तैयारी है, तो प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि हमारी काम है, हमारी विशेषताएं है, ये करना है, प्रत्येक दिन नित्य दिन करना है। जो कार्य को हम लोग बार बार दोहराते हैं, वही काम को रिपीट बार बार करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कीमस कहा जाता है। जैसे बच्चे का यूनिफॉर्म है या जूता चप्पल, किसी भी प्रकार की अगर वस्तु को हम बार बार रिपीट करेंगे या उसको रिकॉल करेंगे, तो वही आपको क्या कहलाएगा, स्कीमस कहलाता है। तो आज ने जिन प्याजे में आपने बहुत सारा चीज पढ़े कि जिन प्याजे जितने चरण है, कुछ अनुकूलन किया था, हर प्रकार की बात में आपको बताया गया। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा। चलिए आज कुछ हम बिहार सरकार की जो 7वीं चरण बहाली है उन पे भी कुछ चर्चा कर देते हैं। देखिए कल से जो बिहार सरकार का जो बहाली होने जा रही है, जो बिहार सरकार का जो टीचर का जो शिक्षक की बहाली हो रही है, शिक्षक का, तो उसमें बीपीएससी ये कंडक्ट कर रहा है शिक्षक का जो एग्जाम होना है, जिसको आप कहिए सुपर टेट कहिए या सुपर टीईटी कहिए, जिस नाम से जाना जाए। अब देखिए, तो इनमें बहुत सारा अभी वैकेंसी का हर एक जिला से आवंटन की गई है, और इनका देखिए कल से या परसों तक लगता है कि इसका सिलेबस भी जारी होने की संभावना है, और कगार पे भी है, बहुत तेज गति से चल रही है, काम चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी सीटेट पास हैं वो अधिक से अधिक तैयारी करिए। कल हमारी क्लास ये जो बीपीएससी सुपर टीटी वाले 4 PM से 6 PM में प्रारंभ होने जा रही है, 2 घंटा की क्लास होगी। तो आप सभी विद्यार्थी जहां तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी देखते होंगे तो वह सभी विद्यार्थी जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे, तो ये क्लास करना मत भूलिएगा कि आपकी तैयारी ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ करना है तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर कुछ त्यागना ही आपके लिए सफल योग्य बनाइएगा। जब तक आप त्यागेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं बन सकते हैं। जो विद्यार्थी रेगुलर मेहनत करते हैं वही सफल हो पाते हैं। अगर आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी सफलता में कमी आ जाएगी। तो हमें सफल होने के लिए प्रत्येक दिन हमें कम से कम वह 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी आवश्यकता है। जो एग्जाम होने जा रही है बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, जो अभी सिलेबस कुछ पैडागोजी, कुछ है जनरल स्टडी, जो इस प्रकार की क्वेश्चन होने की संभावना है, जो बहुत ही जल्द आपका सिलेबस आपके सामने में, यह बहुत जल्द हम दिखाएंगे आपको। बिहार सरकार के द्वारा जो सिलेबस जारी की जाएगी, जो हमारे 7वें चरण में जो बीपीएससी के तहत जो टीचर की बहाली होने जा रही है,
उसकी सिलेबस से बहुत सारे आने की संभावना भी अभी कुछ ऐसे आइडिया जो जैसे लगते हैं उसी हिसाब से आपको चलता है क्लास में। तो ऑफलाइन भी मेरा क्लास चलता है। सक्सेस पॉइंट जो कंपटीशन क्लास चलते हैं वो शंकर चौक कोटोना में है, आप वहाँ पर आइए। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप नए नए क्लास में आइए, बहुत ही अच्छे तरीका से वो पढ़ाया जाएगा और रिजल्ट भी आपको करवाएंगे। ये आप उम्मीद भरोसा लेकर आइए, एक बार हमें आप मौका दीजिए सेवा करने को, देखिए आपकी तकदीर को बदल देंगे। तो आप इसमें आएंगे, बहुत ही अच्छी मौका है कि हमें अभी जुलाई अगस्त में जो सीटेट का एग्जाम होने जा रही है, आप अधिक से अधिक मेहनत करिए और सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करें, जिससे आपकी सफलता। देखिए कहा जाता है कि अगर आपकी कमी है तो आपकी कमी को ढूंढिए, और कमी को ढूंढने का मतलब है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपकी तैयारी पूर्ण रूप से पता चलेगी हमारी गलती कहाँ हो रही है। थ्योरी के साथ आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। जो सीटेट का जो अभी एग्जाम हुआ है, जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ है 2021 से 2022 वाले, और ये दूसरी बात है 2022 और 2023 जो सीटेट में लगातार जो ये ऑनलाइन पेपर जो हुआ है, तो ये ऑनलाइन जो टेस्ट है जितना भी देना है, आप टोटल मिलाकर 48 सेट है। देखिएगा आप लोग, जो सीटेट के वेबसाइट पर जो इस बार का क्वेश्चन अपलोड नहीं है, तो उम्मीद अधिक करिए कि इस बार का 90% आपको प्रीवियस क्वेश्चन रहने की चांस है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को अधिक से अधिक बनाइए, अधिक से प्रैक्टिस करिए, उनकी रिवीजन करिए। जो भी डाउट होगा हम इसको क्लियर करेंगे आपको। तो मेरा ऐसे ऑफलाइन भी बैच चलती रहती है, आप कोचिंग पर आकर देखिए, सारे हर सेक्शन बाय सेक्शन क्लास चलती रहती है, तो आप आकर ज्वाइन करेंगे। और ये बिहार सरकार की जो 7वां चरण की बहाली होने जा रही है, उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करिए। जो भी विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाइड है, बहुत अधिक मेहनत करके आप इसको रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे, जो आपकी भविष्य उज्जवल बन जाएगी। एक गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही अभी के समय में जरूरी है, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे विद्यार्थी बेरोजगार हैं। उनको किस प्रकार से जॉब मिला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे विद्यार्थी लोग को अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करके उसे रिजल्ट लेना ही अति आवश्यक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए रिजल्ट लीजिए, मेहनत करिए, आपकी सफल होगी, यही हमारी मनोकामना है आपसे। और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो, आगे की वीडियो फिर आप बनाएंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में अगली हम आपको डायगोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। आप इन पे क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।